हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे सुचारू रूप से। मैं आकाश कुमार उढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो बच्चों आपका 9th क्लास है और पॉलिटिकल साइंस जो है हम लोग वो आपका देख रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही बच्चों हम लोग आपका चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, संविधान निर्माण। और कल जब हम लोग अपना चैप्टर अंतिम किए थे तो उस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान निर्माण, कि भारत का संविधान किस प्रकार बना, क्या क्या चीजें थी। उसको हम लोग आज अपनी यूनिट को शुरू करने वाले हैं। उन सब चीजों को हम लोग आपको जानने वाले हैं कि भारत का संविधान किस प्रकार बना, क्या चीजें थी, उन सबको हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे और जानेंगे। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे पूरी तरह से, जितने भी अब तक 2 लेक्चर इस लेक्चर में हुए हैं आपके लेसन में, आप लोग बहुत अच्छे से उसको पढ़े होंगे, रिवीजन करे होंगे। कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आती है, कोई डाउट है किसी प्रकार का, आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए चलते हैं हम लोग सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोग अपने चैप्टर के अंतर्गत जो था इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे और वो आपका देख भी रहे थे कि भारत में संविधान निर्माण। ठीक, देखिए, क्योंकि हम पहले अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में बस एक हम लोगों ने उसके परिचय करा और परिचय के साथ हम लोगों ने चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से देखा। अब उससे आगे की जो थ्योरी है, जो प्रक्रिया है, हम लोग उसको पढ़ेंगे और आपका जानेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोग जो उनका व्यक्तिगत जीवन है हम उसको देख चुके हैं, आपका जान चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारत का संविधान बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बीच बना। अब कह रहे कि जिस तरह से अफ्रीका का संविधान बड़ी कठिनाइयों के बीच बना था, उसी प्रकार से जो है जो भारतीय संविधान है वो भी बड़ी कठिनाइयों के बीच आपका बना है। ठीक, भारत जैसे विशाल और विविधता भरे महादेश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। कह रहे कि जितना एक भारत इतना बड़ा विशाल है और विविधता मतलब बहुत सारी रूप रंग बोली, क्लियर है, क्षेत्र, इन सब में हमारा देश आपका बटा हुआ है। तो उन सबको लेते हुए एक साथ उनको सबको आपका समाहित करते हुए उनके हितों को, उनकी परिस्थितियों को, उनके अधिकारों को, तो ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आम काम नहीं था, बड़ा कठिन काम था। भारत के लोग तब गुलामी की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। क्या हो रहा था कि हम लोग गुलामी से कहाँ पहुंच रहे थे, आपका नागरिक की जो हैसियत है उसकी तरफ पहुंच रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभाषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भी भारी बर्बादी और ढलाने वाला अनुभव रहा। कह रहे कि जब भारत और पाकिस्तान का जो आपको पार्टीशन हुआ, उस पार्टीशन का जो एक्सपीरियंस था वो बड़ा ही आपका ढलाने वाला था। किनका? दोनों देशों के लिए। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग आपका मारे जा चुके थे। जब विभाजन हुआ तो उस विभाजन में जो आपका सांप्रदायिक दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगों के अंदर क्या हुआ था कि पाकिस्तान के अंतर्गत जितने भी हिंदू थे या सिख थे उनको मारा जा रहा था। और हमारे देश के अंदर जो था जातिवाद के लोग जो उनसे वहां आपके जुड़े थे, जो उनसे आपके दुखद थे, हमारे यहाँ कुछ देश में हिंसक जो गतिविधियां कर रहे थे जब देश का पार्टीशन हुआ। अब देखिए, एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देसी राष्ट्रों के शासकों को यह आजादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियायत का विलय कर सकते हैं। अब जो अंग्रेज थे उन्होंने मेन जो था अपना बच्चों प्ले कार्ड खेला, जो है कि देसी रियासतें थी उनके साथ। उन्होंने कहा कि वो फ्री हैं, चाहे वो भारत में मिले चाहे वो पाकिस्तान में मिले, वो उसके लिए कैसी हैं? आजाद है। जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या आपका स्वतंत्र रहे। उनका मन था कि उन्हें भारत या पाकिस्तान का ही विलय करना है। उनका उनका मन है, वो जहां चाहे वो आपका विलय कर सकती है। स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चित भरा काम था। क्या था कि इन सबको मिलाना और इन सब चीजों को जो आपकी चीजें थी, जो आपके दायित्वों को सही रखना, ये कैसा था? बड़ा मुश्किल भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा था जितना आज है। कह रहे कि देश का भविष्य जितना हम लोगों को आज लगता है कि चैन का है,
सुकून का है, सुरक्षित है, वो पहले इतना नहीं था जितना कि आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। कह रहे जो संविधान बना रहे थे वो लोग देश के वर्तमान और भविष्य की जो आपकी चीजें थी वो उसकी आपकी चिंता कर रहे थे, उनको उन सब चीजों की आपकी चिंता थी। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातें पर सहमति बन पड़ी थी, वैसी स्थिति में उस समय भारत में नहीं थी। कह रहे कि जब भारत जो आपका संविधान बन रहा था साउथ अफ्रीका में, तो संविधान के दौरान जो आपकी संविधान बनाने में जो आपकी बातें थी उन सारी बातों पर श्वेत अश्वेत जो वहां लोग थे उन लोगों ने संविधान निर्माण के हर पॉइंट पर अपनी सहमति जताई। जबकि भारत में जो संविधान बन रहा तो ऐसी कोई सहमति आपकी नहीं जता पाए हम लोग, ये सहमति जो है आपकी नहीं हो पाई। इन सब चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई थी देश के अंतर्गत। अब देखिए आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिक बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भरा नहीं था, यह ना कि अपने समाज को फिर से जागने का, वरना अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़े आंदोलन का भी था। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि जो हमने आंदोलन किया है कि उस आंदोलन में केवल हम लोग, आपका जो विदेशी सत्ता है हम लोग उसके खिलाफ कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं था। हमारा जो मेनली आंदोलन था समाज को फिर से आपका जगाने के लिए, राजनीतिक जो आपके बदलाव है उनके लिए, और नए सिरे से नए आंदोलन आपका गढ़े जाएं। कैसे आंदोलन? समाज में परिवर्तन लाना है, देश में लोकतंत्र लाना है, नई राजनीतिक व्यवस्थाओं का जन्म करना है, इन सब के लिए सारी चीजें आपकी गढ़ी जा रही थी। आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे आपके मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अभी भी तक आपके बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग आपके सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। अब देखिए कुछ ऐसी है जो आपकी बनी है जहां पर आप देखेंगे सब लोगों की जो बुनियादी आपका सहमति थी वो आपका लागू हो चुकी है। अब देखिए इसमें क्या है समझिए थोड़ा सा आप लोग। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। कह रहे कि 1928 में क्या होता है बच्चों, मोतीलाल नेहरू जो होते हैं आपके, बेसिकली ध्यान रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही आपके पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू, और कांग्रेस के 8 नेताओं ने क्या लिखा? भारत का एक संविधान लिखा। असल में संविधान नहीं था, ये आपका नेहरू रिपोर्ट थी। उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था अंग्रेजों के सामने। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के एक प्रस्ताव में यह आपका रूपरेखा रखी गई। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, जो आपके संविधान की जो आपकी रूपरेखा है वो आपका प्रारंभ होगी कहाँ से? जो आपका कराची का जो आपका अधिवेशन होगा 1931 का, इसमें हम लोग सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रस्ताव है उस पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। तो प्रश्न बनता है कि संविधान की पहली रूपरेखा कब रखी गई थी? तो हम बताएंगे 1931 के अंतर्गत हमारा कराची अधिवेशन हुआ था उसमें रखी गई कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा, और हम लोगों ने इसमें आपका चर्चा की थी कि जो आजाद भारत होगा उस आजाद भारत का संविधान कैसे होगा। हम लोग इससे पहले हम लोग संविधान की बात नहीं करते थे। हम क्या करते थे, हमको स्वतंत्र करो, हमारे अधिकार हमको दो, हमारी चीजें ये बरकरार करो, हमें डोमिनेंट आपका स्टेट का दर्जा दो, हम इस प्रकार की मांग करते थे। लेकिन 1931 के बाद में जो आप कराची अधिवेशन हुआ उसमें हमने कहना शुरू करा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमको संविधान बनाना है, और उसकी रूपरेखा का मतलब है कि हम लोगों को कैसा संविधान हो, क्या उसमें चीजें चाहिए, किस तरह के प्रावधान, किस तरह के मौलिक विचार आधार हो, इन सब की बात की गई। इन दोनों ही दस्तावेज में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा की बात की गई। किसकी बात की गई? इन सारे रक्षकों की हम लोगों ने आपका बात की। इस प्रकार संविधान की रचना
करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर भी सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। अब देखिए, जब संविधान की आपकी रचना हो रही है तो आपको उन रचनाओं में कुछ बेसिक मूल्य हैं, उन बेसिक मूल्यों में क्या बन गई, उन सबकी जो आपसी क्या थी, वो सहमति जो थी उनकी बन चुकी थी कि भाई क्या स्थिति है, क्या सब चीजें हैं, ये हमको थोड़ा सा और देखना है। देखिए, औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्था और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्था का स्वरूप तैयार करने में मदद मिली। कह रहे कि जितना भी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जो आपका राजनीतिक आपकी संस्था बनी हुई थी, जो आपके व्यवस्था को चला रही थी, उनको जानने और समझने से हमारा जो था राजनीतिक स्वरूप जो था, एक आपका नया राजनीतिक स्वरूप आपका तैयार हो गया था। उन पर उसको लेकर अंग्रेजी हुकूमत ने बहुमत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। कह रहे कि जिस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत ने कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था, यानी कि सबसे पहले जो था वोटिंग का राइट्स नहीं था। बहुत ही ऐसे स्पेशल लोग थे जो लोग वायसराय की कार्यकारिणी का हिस्सा बनते थे, वही लोग अपनी वोटिंग राइट्स कर सकते थे। आम जनता को वोट गिनने का उसमें कोई अधिकार नहीं था। देखिए, आज के इस लोकतंत्र में 18 वर्ष जो आयु अपनी पूर्ण कर चुका महिला हो या आपका पुरुष हो, दोनों को वोट गिनने की आवश्यकता मतलब अधिकार है। ध्यान रखिए, इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। और कह रहे कि जिस तरह से उन्होंने नियम बनाने के लिए उस समय जो आपकी विधायिका बनाई थी वो क्या थी, बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए आपके चुनाव कराए गए। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव बहुत लाभदायक हुआ। अब कह रहे कि जो काम हुआ हम तो भले कुछ ना कर पाए, लेकिन जब उन्होंने कुछ नियम बनाए थे तो भारत के लोग कुछ कहाँ गए थे, असेंबली में गए थे। वहां कुछ बाप के चुनाव कराए गए और वहां कुछ सरकारें बनी। जब सरकार बनी तो भले ही वो लोकतांत्रिक नहीं थी, लेकिन उन विधानसभाओं में जाकर बैठने से जो उनको अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस मिला, उनसे उन्हें बड़ा लाभ मिला कि हम इस प्रकार की व्यवस्था अपने देश में भी लागू करेंगे। ये कमियां हैं, इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। देखिए, हम बहुत बार जो आपकी नकारात्मक जो आपकी चीजें होती हैं उनसे भी हमें बड़ा पॉजिटिव आपकी सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि अगर हम लोग कुछ चीज आपकी नेगेटिव है अगर उसमें हम सुधार कर दे तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, पहले इनको पता नहीं था कि आपकी विधानसभा भी होती है हमारे हमारे नेताओं को, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली केवल कहाँ थी, आपका ब्रिटेन में थी। फिर उसको कौन लेके आए, हम भी ले आए, यूएस भी लेके आया, फ्रांस भी लेके आया, जर्मन लेके आया, स्विट्जरलैंड लेके आया, तब कनाडा लेके आया, ऑस्ट्रेलिया लेके आया, सब और देश लाए। तो सबसे पहले हम लोगों को विधानसभा जो प्रणाली थी आपका संसदीय प्रणाली, उसको हमने सबसे पहले कहाँ देखा था, जो इन्होंने अपनी आपके चुनाव कराए थे आपके, ये देखिए प्रादेशिक जो आपका असेंबली के जो आपके चुनाव हुए थे, इसके अंतर्गत ही इन्होंने सबसे पहले उनको देखा था और उसमें ही इन्होंने इसकी बात की थी। क्लियर है, इतना आपको ध्यान रहेगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और आपके व्यवस्थाएं बनाई थी। अब इन्होंने क्या करा था, इन्होंने इन सारी चीजों से अपनी क्या बनाई, संस्था और व्यवस्था बनाई थी और उनको चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया। अब देखिए, हम कहते हैं कि हमने बहुत सारी चीजें ब्रिटिश संविधान से ली, तो ली हैं। हमने क्या करा है, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जो अंग्रेजों के पास थी और उनको क्या कर लिया हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको वैसे ही कॉपी कर लिया, क्योंकि वो नियम हमारे लिए अच्छे थे तो हमने उनको रखा और उनका हमने भारतीयकरण करा। क्या करा, उनका भारतीयकरण करा। जैसा कि 1935 का भारत सरकार कानून, देखिए बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का 75% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से बना है। जिस अधिनियम को मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो अधिनियम है, इससे बन के तैयार हुआ है भारत का 75% हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 का। और ये हमने पूरा कॉपी कहाँ से किया है, ब्रिटिशर से कॉपी किया।
लेकिन कॉपी का मतलब ये नहीं कि हमने जैसे चीजों को छापा है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनमें हम लोगों ने बिल्कुल सेम उनको रखा है, लेकिन हमने चीजों का, अब देखिए वहाँ की व्यवस्थाएं अलग थी, वहाँ का समाज अलग था, वहाँ का कल्चर अलग था, वहाँ के तौर तरीके अलग थे। उन नियम कानूनों को भारत के तौर तरीके संस्कृति में अपने आप में पिरोना एक बहुत बड़ी अलग बात थी अपने आप में। देखिए, आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्ष पहले से ही चिंतन और बहस भी काफी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभव को अपनी जरूरतों के अनुसार ही कोई हिचक हिचक नहीं हुई। अब देखिए, हम लोगों को कुछ और हमको कुछ नए क्या चाहिए थे, आपके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपका विचार चाहिए थे, अनुभव चाहिए थे। तो उन विचार और अनुभव के लिए उन्होंने हमने क्या करा कि उसमें कोई बाप की हिचक ना हो। हमने अन्य जो वो आपके देश थे, उन देश को हमने क्या किया, उनका एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, उसका एक्सपीरियंस किया है। ठीक, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिकी के अधिकार की सोचों से काफी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को आपको प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समानता के आधार पर व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ आपका नकल करते रहे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते रहे कि ये चीजें भारत के लिए कितनी उपयुक्त होंगी। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद करी। क्या करी कि जो हमारा संविधान है उसके निर्माण में हमने ये सारी चीजों की मदद की है। ये हमको आपका ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जितनी चीजें हम लोगों ने अपनी आजादी के संघर्ष से सीखा है, उन संघर्षों को, हमारे जो आंदोलन के मूलभूत जो विचार हैं, जो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, उनको हमने अपने संविधान में समाहित कर कर हमने अपने संविधान का निर्माण किया है। और हमारी कोशिश रही है कि हमारे संविधान के अंदर सबको समानता, आपके सामाजिक न्याय, सामाजिक आपकी समरूपता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरीके स्वतंत्रता विचार उनको सब प्रदान की जाए। और सर्वधर्म संभाव की भावना का भी विचार हम लोगों ने अपने संविधान में रखा और हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, विचार करने और उसका प्रसार करने की आजादी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रत्येक व्यक्ति को दी है। क्लियर है? तो इतना हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं कि भारत में संविधान क्यों बना, कैसे उसकी पृष्ठभूमि रही, क्या चीजें हैं। इन सब चीजों को देखिएगा, हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से इनको पढ़ चुके हैं, इनको देख चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना आप सभी को। यहां तक अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, कोई ऐसा प्रश्न है जो आप नहीं जानते हैं, तो उसको देखिएगा। चले, ध्यान दें। संविधान सभा, भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियां मिलेंगी। अब कह रहे हैं कि हमें ये भी देखना है कि संविधान बनाने में कुछ आपके प्रमुख के कुछ वैसे नेता थे जिनमें आपको क्या मिलेगा, बहुत सापेक्ष कुछ जानकारियां इनको आपका मिलेंगी। ठीक है, ये आपको देखना है उन जानकारियों को कि क्या चीजें हैं। तो उन सबको हम स्टेप बाय स्टेप करके आपका सारी चीजों को इनको देखेंगे। अब देखिए, चुने हुए जनप्रतिनिधि की जो संविधान सभा नामक विशाल दस्तावेज को लिखने के काम कर रही थी, उसे संविधान सभा। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें कुछ शब्द आए हैं, उनको ध्यान देना है। जनप्रतिनिधि, सबसे पहले मुझे बताइए कि जनप्रतिनिधि होते कौन है? ध्यान दीजिए, जनप्रतिनिधि कौन है बच्चों? जनप्रतिनिधि वो व्यक्ति हैं जिन व्यक्तियों पर, समझिए, जैसे कि मैं जनप्रतिनिधि हो सकता हूं, आम भाषा में समझिए, जो आपके एमपी एमएलए होते हैं ना, आपके विधायक और सांसद, वो क्या है? जनप्रतिनिधि, जिनको लोग चुनकर संसद में कानून बनाने के लिए बैठाती है। ठीक, जो संविधान सभा नामक एक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती थी।
यानी कि इन जनप्रतिनिधि का एक समूह क्या कर रहा था, जो विशाल संविधान था उसको लिखने में काम कर रही थी, और उसी को हमने कहा संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। अब कौन कौन लोग संविधान लिखेंगे, उस संविधान सभा में बैठेंगे, उसके लिए चुनाव कराए गए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946, और इसकी डेट है एग्जैक्ट 9 दिसंबर 1946 को। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में आपका बट गई, और संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा भारतीय संविधान को आपका लिखने में ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि भारतीय संविधान सभा लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिनमें 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपको ये भी पता लग गया कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में। यानी कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? लागू। ध्यान दीजिए, 26 जनवरी को क्या हुआ था, हमारा जो संविधान है वो आपका लागू हुआ। सबसे पहले देखिए कि 299 आपके सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और इसी दिन हम क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस। क्या बनाते हैं? गणतंत्र। यानी कि जो भारत का क्या होगा, प्रमुख होगा, वो क्या होगा, लोगों द्वारा आपका चुना जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, गणतंत्र। कौन चुना जाता है भैया लोगों के द्वारा? भारत का कौन है अध्यक्ष? तो भारत का अध्यक्ष होता है बच्चों राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ध्यान रहेगा, आर्टिकल 53 में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग आपका यहाँ तक देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि किस प्रकार की क्या आपका चीजें हैं, कैसे संविधान की व्यवस्था है इनको। तो बच्चों, इस पूरे विषय को हम लोगों ने पढ़ा कि कितने मेंबर थे, कैसे लोग उसमें संविधान सभा को लिखने के लिए आए, उनका चुनाव हुआ, क्या हमारी पृष्ठभूमि रही, कब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, कब हमारा संविधान लागू हुआ, और हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इसकी हम लोग पूरी पृष्ठभूमि अपने संविधान निर्माण में, संविधान सभा में हम सब चीजों को बहुत अच्छे से देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लेक्चर को पूरा प्रिपेयर करिए, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी करते रहिए। आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।